तो फाइनली पार्थ सर की फैमिली के साथ बात करने के बाद हम पार्थ सर से बात करने वाले हैं। और मैं पार्थ सर को पर्सनली कंग्रेचुलेट करता हूं कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सीरियसली मैं बोलता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के जब पार्थ जी ने ऑल इंडिया रैंक 72 लिया। लास्ट ईयर ये हमारे पास आए थे और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी लास्ट टाइम इनने IRS ज्वाइन किया था, लास्ट टाइम क्लियर करके, और अभी फरीदाबाद हरियाणा में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो अब इनको 72 रैंक मिला है, तो अब तो इनको IAS मिलेगा ही मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे तो ये आएंगे 2-3 साल के लिए JNK में सर्व करने के लिए, बट बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जिनको यूपी काडर से, कर्नाटका काडर से उठा के JNK में लाया है। तो मुझे पता है कि इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आने वाले 2-3 सालों में इनको JNK गवर्नमेंट खुद JNK में लेके आएगी और इनको बोलेगी अपनी जम्मू को संभालो। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम कठुआ और इनकी सारी स्कूलिंग जो है वो जम्मू से हुई है। और बाय पैशन इनका जो पैशन है जो वो म्यूज़िक है, थोड़ा गाते भी हैं ये। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको बचपन में ऐसी क्या चीज़ की, स्कूल टाइम पे आपको हुआ या आप जब हायर सेकेंडरी में थे या आप अपने प्राइमरी एजुकेशन में थे, क्या इंस्पिरेशन रही कि जिसकी वजह से आपने सोचा कि यार मैंने IAS में एंटर करना है और IAS की तैयारी करनी है? सर एक्चुअली मैंने अपनी स्कूल टाइम में ऐसा सोचा कभी नहीं था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। बट हाँ, मेरे क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स का ये सपना होता है कि बच्चे IAS करेंगे वो, तो किसी ने मुझे बोला था कि सिविल सर्विसेज करनी चाहिए। बट मुझे सिविल सर्विसेज पता भी नहीं था कि क्या होती है। तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि बस कोई एम नहीं होता लाइफ में, बस जो पढ़ रहे हैं पढ़ते चलो, जो मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं करते चलो। तो मैं भी वैसे ही पहले इंजीनियरिंग कर ली। तो जब मैं जॉब कर रहा था सैमसंग में बेंगलोर में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सिविल सर्विसेज करनी चाहिए। क्योंकि मेरा बचपन से मतलब मेरे को ये था कि ऐसे वो कंप्यूटर के सामने बैठ के वो वाली जॉब नहीं करनी है। एक ऐसी जॉब जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें आप सोसाइटी के साथ डील कर रहे हो और प्रॉब्लम्स जो है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हो। तो मुझे लगा कि वैसी जॉब करनी चाहिए। और इसमें ये भी होता है कि आपको सोसाइटी में रिकग्निशन भी अच्छा मिलता है। तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद और मेरे को लगा कि मैं कर भी सकता हूँ ये क्लियर। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया। तो पार्थ सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और इससे पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए और कितनी बार आप मेंस तक पहुँचे और कितनी बार ऐसा हुआ कि आप इंटरव्यू से ड्रॉप आउट हो गए? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था जी, लास्ट अटेम्प्ट। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2015 में जी। तो उस दौरान मैं जॉब कर रहा था जी। और वो अटेम्प्ट जस्ट क्योंकि जॉब कर रहा था तो तब मेरे को क्लैरिटी भी नहीं थी कि मेरे को करनी है इस तरफ कि नहीं। तो मैंने जस्ट ऐसे दे दिया बिना कुछ तैयारी किए, बिना कोई किताब पढ़े। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया इस बारे में। मैंने किताबें वगैरह खरीदी। तो अगले साल भी मैंने दिया, तब भी जॉब भी कर रहा था। तब मेरा प्री क्लियर हो गया लकीली, क्योंकि मैंने कुछ करंट अफेयर्स सही से पढ़ लिए थे। अच्छा। लेकिन मेरे को मेंस का ज़रा भी आइडिया नहीं था। मेरे को ये भी नहीं पता था ऑप्शनल की अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ऑप्शनल भरना तो पड़ता ही है कि आपको क्या ऑप्शनल रखना है। मैंने हिस्ट्री लिया था जी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ऑप्शनल की कितनी तैयारी करनी है, क्या करनी है। तो फाइनली एग्जाम में मैं कहानियाँ भर के आया था आंसर्स में जी। तो 2017 का जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने अपना ऑप्शनल बहुत अच्छी तरह परफेक्ट कर लिया था जी। तो क्योंकि 2016 में कुछ ऐसा पढ़ा भी नहीं था तो मेंस क्लियर नहीं हुआ जी। तो 2017 में मेरा पहली बार मेंस क्लियर हुआ जी। तो मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद से मेरा हर मेंस क्लियर हुआ 2017, 18, 19 और ये 2021। और इसका मतलब है कि 17, 18, 19 वाले में आपने इंटरव्यू से ड्रॉप आउट हुए हो? हाँ। एक्चुअली उस दौरान मेरे ये कह सकते हैं कि मेंस में भी मतलब फाइनल जो कट ऑफ होती है उससे जस्ट 15-20 नंबर ज़्यादा थे जी। तो अगर आपने देखा हो मेंस और जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें ऑलमोस्ट 200 नंबर्स का गैप होता है जी एग्जैक्टली। तो आपको इंटरव्यू में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई परफॉर्म करना पड़ता है उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। फाइनली 2019 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे मेंस के कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा थे ओके मेंस में जी। तो फिर उससे मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया जिसमें इंटरव्यू में मैंने सेफ स्कोर से क्लियर कर लिया। पार्थ सर, एज अ बिगिनर जब आपने सोचा कि मैं इसकी तैयारी करूं, जब आपने बुक्स ली, उस वक्त एक बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपको क्या लगता है कि एक बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है? एक बिगिनर के लिए एक चीज़ तो यह है कि पहले तो पूरा डिसाइड कर लो कि ऑप्शनल क्या रखना है और किताबें कौन सी पढ़नी है और क्या मतलब अपनी रूटीन रहेगी, ये जो भी न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है जी। और ये सब के लिए आपको अच्छी मेंटरशिप चाहिए जी।
तो मेरे को लकीली अच्छी मेंटरशिप मिल गई थी बैंगलोर में। जी मेरे जो सर थे गोपा कुमार सर, जी तो वो खुद भी सर्विस में है, IRS में है वो। जी 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 तो उनका मतलब एक स्टडी सर्कल था, 7 to 8 पीपल उनके स्टडी सर्कल में थे, जो सब बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे सारे। जी। तो सब अच्छी से तैयारी करते थे और हम डिस्कशंस करते थे करंट अफेयर्स के इश्यूज़ पे। तो उस ग्रुप से और उनकी मेंटरशिप से मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि जैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं तो कैसे करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो मुझे लगता है बिगिनर्स के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, एक पीयर ग्रुप होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। पीयर ग्रुप, जी 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 जी। तो मैं इन सब एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा जो हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग के लिए हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, जो अभी फाइनल ईयर में अपने ग्रेजुएशन में सोच रहे हैं कि हमने तैयारी करनी है। एक चीज़ बहुत अच्छी बोली इन्होंने, एक मेंटरशिप और एक पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप जितना डेडिकेटेड होगा, आपके ग्रुप में जितने बच्चे डेडिकेटेड इन द सेंस कि अगर जो आपने टारगेट दिया है वो टारगेट कंप्लीट है, हाँ। और आप तैयार हो एक दूसरे को क्वेश्चन करने के लिए, हाँ। अगर ऐसी टीम, ऐसा ग्रुप आपको मिल जाए तो लकीली मैं बोलूँगा आप बहुत लकी हो गए, और आप ज़बरदस्त तरीके से क्या कहते हैं यूपीएससी में फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट में आप आराम से गो थ्रू कर लोगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं आपको पूछूंगा कि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर ना होना पेनफुल है, मेंस ना क्लियर होना उससे ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन इंटरव्यू ना क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। बिल्कुल। तो आपने 4 इंटरव्यू आप ड्रॉप आउट हो, हाँ, तो 4 इंटरव्यू से जब आप ड्रॉप आउट हुए, उस फेलियर को आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया और फिर आपने किस तरीके से काम किया? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कोई बच्चे अगर फेल हो जाते हैं ना, या तो फेल के डर से वो पढ़ नहीं पाते, हाँ। या फेल हो जाएंगे, अगली बार वो फेल ना हो जाए, वो पढ़ नहीं पाते, वहीं स्टक हो जाते हैं। किस तरीके से आपने अपने आप को वापस मोटिवेट किया? क्या इंस्पिरेशन, क्या आपकी फैमिली इंस्पिरेशन रही, या आपके फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको हमेशा बूस्टअप करते रहे, या आप अपने लिए खुद ही एक इंस्पिरेशन है? क्या चीज़ थी? पहले तो ये कि मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए थे CAC के जी, और उसमें से 2 में ड्रॉप आउट हुआ, तीसरे में तो हो गया था सिलेक्शन। तीसरे में हो गया था, हाँ हाँ ठीक है, 2 में जी। हाँ। जी तो जो पहला जो ड्रॉप आउट था वो इतना पेनफुल नहीं था जी। मतलब क्योंकि उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मेंस में शायद इतने नंबर ना हो, और उस समय इंटरव्यू इतना भी अच्छा नहीं गया था, जी तो मेरे को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी और मैं उसी हिसाब से मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ना भी शुरू कर दिया था। जी जी लेकिन सेकंड जब मैं ड्रॉप हुआ तो तब मेरी तो जान निकल गई कि भाई ये कैसे एकदम से क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा कुछ हो जाएगा और जी। ऐसा नहीं हुआ। और मेरे जो दादू हैं जी। क्योंकि वो ऐसे तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ इस सब पे, पर वो बहुत बार बोल चुके थे कि तेरा इस बार हो रहा है जी जी तो मैं कहीं ना कहीं इंटरनली फील करने लगा था जी कि हो जी जाएगा, जी 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 बट नहीं हुआ उस बार। जी तो फिर उस समय मुझे काफ़ी धक्का लगा। उस समय मेरे घर वालों ने तो बहुत ही, क्योंकि मैं घर पे नहीं था उस समय जी तो उस समय मैं कॉल पे ही घर वालों से बात करता था और अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जी तो सभी मेरे को मोटिवेट ही करते थे कि यार कोई बात नहीं, इस एग्ज़ाम में लगता है टाइम, ये तो होता ही है। एक फ्रेंड था उसने मुझे बुक भेजी थी एक कोई, तो वो मोटिवेशनल बुक कोई नहीं, मोटिवेशनल बुक नहीं थी वो, ऐसी करंट अफेयर्स बुक। अच्छा, करंट अफेयर्स पर उस बुक के साथ उसने एक नोट भेजा था काफ़ी अच्छा, तो कहता कि हो जाएगा। जी जी और मेरे जो प्रिपरेशन में जो फ्रेंड्स थे काफ़ी सारे, जी तो सभी मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, और मेरे जो सर थे वो भी कि भाई इस बार तो जस्ट थोड़े से मार्जिन से मिस किया है। और जैसे आप कह रहे हो कि कैसे अपने आप को निकालना है सबसे, तो मुझे ये लगता है कि देखो 1 हफ्ता तो लगता ही है खुद को मतलब संभालने स्टेबल करने में। जी उसके बाद आपको ये सोचना पड़ता है कि कहाँ गलती हो गई, जी है ना। जैसे मेरे को समझ में आता था कि मेरा ऑप्शनल वीक है, ऑप्शनल पेपर 2 वीक था, जी जी और GS 4 वीक था, ठीक है। तो मैं इन एरियाज पे फोकस करने लगा। जी मुझे पता था कि GS 1 2 3 इतने ज़्यादा इशू एरिया नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छे नंबर आ रहे थे, एवरेज से थोड़े ऊपर ही आ रहे थे। ऐसे में थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत थी। तो अब मुझे ये समझ आ गया था कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है, पर ये नहीं पता था कैसे करना है। जी तो उसके लिए फिर मैंने बैंगलोर में तैयारी कर रहा था मैं। फिर मेरे को लगा कि यार बैंगलोर में शायद इतना वो कंपटीशन नहीं है, तो मैं इतना नहीं कर पा रहा, तो मैं दिल्ली शिफ्ट किया। जी वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और वहाँ पर जो फोरम IAS की करंट अफेयर्स की क्लास थी, जी तो वो डिपिन सर लेते थे तब, तो उनकी क्लासेस मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगी। लेकिन खैर अब तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि कैसे कवर करना है करंट अफेयर्स को। जी तो लेकिन उस समय उनकी क्लासेस से मेरे को ये चीज़ हेल्पफुल लगी। तो मुझे लगता है कि आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो इम्प्रूव कैसे करना है। जी तो ये 2 चीज़ें अगर आपको पता है ना,
तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। जी जी जी। तो चलो भाई कुछ करो। हाँ हाँ हाँ, तो इससे मैं अगर इसको थोड़ा समराइज़ करूँ तो मैं यही बोलूँगा, शायद आप एग्री करोगे मेरे से, कि अगर आप फेल हो जाते हो या आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो पहले आप एक्सेप्ट करो कि आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है। उस गलती को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे नहीं भाई मैंने पूरा दिया था, पूरी मेहनत की थी, नहीं हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर नहीं हो सकता। दूसरों को ब्लेम मत करो। एग्जैक्टली, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपने ये मिस्टेक कर दी। जैसे आपने बोला कि मेरे ऑप्शनल में मुझे प्रॉब्लम था, तो ये आपको पहले अपने आप को ये समझाना है कि भाई गलती हो गई है और इस गलती में ये इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इंप्रूव करो, उस पर हार्डवर्क करो, उस पर नए नए टेक्निक्स लाओ। मैं एक और चीज़ में साथ में ऐड करूंगा। मुझे सर आप एक चीज़ बताएं कि पर्सनली आप कितना फील करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है? मेरे खुद के लिए मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ ने काफ़ी हेल्प की है जी। क्योंकि मैंने ऐसे एज सच कोई रेगुलर क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी, करंट अफेयर्स की क्लास ली थी मैंने जी। बट टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं जी। और मेंस के मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आप आंसर कैसे लिखते हो। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास कंटेंट था जी। बट प्रेजेंटेशन की वही डायग्राम्स बनानी है और कैसे पैराग्राफ्स में ब्रेक करना है, पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, वो सब। तो वो टेस्ट सीरीज से मेरा काफ़ी इंप्रूव हुआ था जी। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ तो अगर कोई भी मेंस दे रहा जी। है तो उसको एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ तो देनी ही चाहिए। हाँ जी जी जी। और आपका ग्रेजुएशन में क्या बैकग्राउंड रहा है सर? मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में NIT हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश। लेकिन आपने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ना सर, तो आपने हिस्ट्री ऑप्शनल कैसे चुन लिया? मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या सोच के? यही बहुत सारे बच्चे डायलेमा में रहते हैं कि ऑप्शनल क्या चुनना है, बिल्कुल रखना क्या है। तो आपने हिस्ट्री जैसा इतना वाइड, इतना ब्रॉड सिलेबस जिसको कवर करना, जिसको देख के ही बंदे को होश उड़ जाती है, वो हिस्ट्री ऑप्शनल आपने कैसे सोचा रखने के लिए? एक्चुअली बैंगलोर में जब मैं था जी। तो वहाँ पर जो मेरा स्टडी ग्रुप था वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लोग थे हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ। अच्छा ठीक है। तो उनकी गाइडेंस थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक बंदा तो था उसने क्लियर कर लिया हुआ था एक बार। जी जी। और काफ़ी लोग थे जो 1-2 मेंस दे चुके थे हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ। जी जी जी। तो मेरे को एक गाइडेंस थी और हमारे जो मेंटर थे वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल ही उनका था। जी। तो मेरे को ये था कि हिस्ट्री में मतलब मेरे को अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, मेंटरशिप अच्छी मिल जाएगी। जी। इन द हाइंडसाइट मुझे लगता है हिस्ट्री ऑप्शनल शायद उतना वाइज चॉइस नहीं है। जी जी। जैसे आजकल तो लोग एग्जैक्टली जी 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 जी। और लेकिन मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो PSIR लेके भी उतने नंबर नहीं ले पाते। जी जी जी। तो अब हर एक को डिसाइड कैसे करना चाहिए ऑप्शनल के लिए, उसमें अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड देख सकते हैं। अगर उसमें अब जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था तो ये तो सब्जेक्ट था ही नहीं। जी 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 जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जी। जो मेरे को अलग से पढ़ने पड़ते इसके लिए और वो काफ़ी टेक्निकल था। तो मैंने कुछ लोगों से पता किया ये भी। जी जी। वो कहते नहीं होगा। तो ये अपनी ग्रेजुएशन देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, ये देखो कि करंट अफेयर मटेरियल जो कंटेंट है इसका मिल पाएगा, जी जी। गाइडेंस मिल पाएगी, आपको पीयर ग्रुप मिल पाएगा। पीयर ग्रुप, एग्जैक्टली। जी 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 जी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसाइड करो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका इस हिस्ट्री ऑप्शन चुनने का सबसे बड़ा कारण रहा है पीयर ग्रुप। बिल्कुल। पीयर ग्रुप में आपके ऑलरेडी 2 से 3 जो कि आपके फ्रेंड्स थे, उनका ऑलरेडी हिस्ट्री ऑप्शनल था, और दूसरा एक जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। तो उससे आपको एक बहुत अच्छी इमेज, आपको क्लैरिटी मिल गई कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पीयर ग्रुप में, मैं भी इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आपको 2 से 3 बंदे अगर अच्छे मिल जाएं, फ्रेंड्स पढ़ने वाले, तो आप इस एग्ज़ाम में गो थ्रू कर सकते हो। आप में दम रहेगा क्योंकि आपकी टीम में या आपके ग्रुप में इतना कंपटीशन रहेगा ना, उसी कंपटीशन के चक्कर में आप IAS क्लियर कर जाओगे। तो और कुछ मैं अगर आप एक बार कुछ सब्सक्राइबर्स को या कुछ बच्चों को आप कुछ रे ऑफ होप दे पाओ और बता पाओ कि अगर ये चीज़ करोगे तो इससे आपके चांसेस बेटर होंगे, और ये चीज़ अगर अवॉइड करोगे तो इट विल हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, वो क्या चीज़ें होंगी? देखो आजकल लोग बहुत कहते हैं कि मोटिवेशन, हम मोटिवेटेड कैसे रहें, और ये हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है यार ये मोटिवेशन ठीक है 1-2 दिन ही रहती है। डिसिप्लिन से काम करो, अपना टाइम टेबल बना लो। मतलब टाइम टेबल तो वैसे मेरा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, बट मुझे पता होता था कि ये वीक में क्या करना है, जैसे कल के दिन क्या करना है, और इस महीने में जैसे ये टॉपिक खत्म करना है जी। तो मैं कोशिश करता था कि उनको एटलीस्ट 80% तो कर पाऊँ जी। अपने आप को मतलब पुश करो, ड्रेन मत करो। मतलब ड्रेन इन द सेंस ऐसा होता है कि आप एक हफ्ते में पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं एक हफ्ते में पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करते हैं जी।
और बाद में पूछो तो कुछ नहीं आता। जी जी जी। तो वैसा मत करो, ड्रेन मत करो, पुश करो अपने आप को कि जैसे आज अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा तो आप कोशिश करो कि उस टॉपिक को रिवाइज कर पाओ किसी अगले दिन नियर फ्यूचर में, ताकि वो आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाए। जी जी। और एक चीज़ और है कि अपने आप को ज़्यादा मतलब डी स्ट्रेस करो अपने आप को, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जी जी। तो यार इतना स्ट्रेस मत लो, चिल आउट करो थोड़ा सा, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्स करो। अब जिस तरह से भी, जैसे मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है जी, तो ये मतलब पिछला अटेम्प्ट जो मैंने दिया, तो हम रोज़, मैं और मेरा एक कज़न है जी, हम ऑलमोस्ट डेली हम सुबह बास्केटबॉल खेलने जाते थे यहाँ डोगरा ग्राउंड में। जी जी जी। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते हुए थे खेलने के लिए, बहुत मज़ा आता था उसमें। जी 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 जी। तो और आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो जब इतने जो डेली जो स्केड्यूल आपका अगर इतना टाइट हो स्टडीज़ को लेके, उस वक्त आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसी हॉबी जो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, वो अगर आपको कहीं मिल जाए करने को, तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। तो पार्थ सर का कहने का मतलब यही है कि टारगेट कंप्लीट करना एक अलग बात है और टारगेट जो आपने बनाया उसको रिटेन करना एक अलग बात है। भाई पॉलिटी की बुक ख़त्म नहीं करनी है, उसको रिटेन भी करना है। ज़रूरी ये है कि हमने स्पेक्ट्रम पूरी ख़त्म कर दी, हमने इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दी। हाँ भाई जी, मैंने जी एक हफ्ते में 10 दिन में लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दी, तो बोला जी बताओ पार्लियामेंट क्या है, तो तब आया नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो टारगेट कंप्लीट करने से पहले इंपॉर्टेंट है रिवीजन और उसको रिटेन करना। और सर मैं एक और आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपको जिस चीज़ ने बहुत हेल्प किया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, या कंसिस्टेंसी। बहुत सारे मैंने ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी जिनके साथ हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने ये बात बोली कि कभी कभी ऐसे होता था कि हम पढ़ रहे हैं, आज का टारगेट कंप्लीट नहीं होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था कभी। क्या ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया? और बाई चांस अगर आपने, मुझे लगता तो नहीं है कि आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन मैं आपसे यही पूछूंगा कि बाई चांस कोई ऐसा फील कर रहा है तो इसके पीछे क्या फैक्टर है और आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ? जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है। जी जी जी। तो उस समय सोशल मीडिया आप सोचते हो चलो थोड़ा फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं जी। तो मैं जैसे यूट्यूब वीडियोस एक के बाद एक देखना शुरू करता। आजकल तो वो आई हुई हैं, शॉर्ट्स आई हैं। जी जी जी। तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है जी। आपको अल्टीमेटली रियलाइज होता है कि कुछ किया नहीं और टाइम बहुत निकल गया। तो फिर मैंने जब देखा कि मैं ऐसा कब कर रहा हूँ, जनरली ऐसा तभी होता है जब मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया होता था कि आज क्या करना है। जी। जैसे एक दिन मैंने पूरे 2 पेपर लिखे, ठीक है, तो पेपर लिखने के बाद मैं थोड़ा ड्रेन आउट फील कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं है कि आज और क्या करना है। मैंने सोचा था 2 पेपर लिखेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ लेंगे थोड़ा सा, पर मैंने प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया कि अच्छा आज और क्या करना है। जी जी। तो वो खाली टाइम में मैं ऐसे ही वेस्ट कर देता था। जी जी जी। तो मुझे ये लगता है कि आप पूरा सा प्लान आउट कर लो अपना। जी। अगर आपकी प्लानिंग पहले से होगी ना जी, तो फिर ये जो डिस्ट्रैक्शंस होगी ना, इसके बीच में आपको लगेगा कि नहीं यार सोचा हुआ पहले वो कर लेते हैं खत्म। जी 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 जी। तो अब मैं इंटरव्यू ख़त्म करूंगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले पारस सर का कोई मुझे एक बहुत ही खास टैलेंट पता चला है, लेकिन वो मैक्सिमम किसी को पता नहीं है। शायद रिसेंटली आपने कहीं किसी मीडिया के चैनल के थ्रू आपने बताया सर इज़ वेरी गुड सिंगर। तो पारस सर से हम कुछ 1-2 लाइनें सुनने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो आईएएस वाले बंदे हैं वो उनको सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ना ही आता है, उनको गाना भी आता है। तो सर कुछ 2 लाइन्स हो जाएं और इसके साथ फिर हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल। ये गाना वैसे तो रोमांटिक सॉन्ग है, बट यहाँ पे मैं डेडिकेट करूँगा सबके लिए जिन्होंने मुझे हेल्प किया है यहाँ पे बीएससी प्रिपरेशन में और जर्नी में। जी। गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह वाह सर, बहुत ही बढ़िया। ये तो आप सिंगर ज़्यादा अच्छे हो। आप अगर इस पर कुछ प्रैक्टिस करते या इसको कंटिन्यू करते तो मुझे लग रहा है अभी भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे हम आपको एज अ डीएम कहीं कवर करें और बताएं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इस तरीके से
इन पॉलिसीज़ को लाके डिस्ट्रिक्ट को इतना डेवलप किया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सर. थैंक यू. बस कर.